हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार सी आर्टिकल फ्रॉम अनिल के गोयल एसोसिएट्स स्वागत करता हूं अनलॉकिंग माइंड के इस वीडियो सेशन में। आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। रिसेंटली गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ टैक्स प्रोविजंस लेकर आई हैं। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इसी टैक्स प्रोविजंस के बारे में। इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, आखिर ये VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट होता क्या है। दूसरा, इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट कैसे किया जाए। तीसरा, इसके ऊपर लगने वाले TDS सेक्शन के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले, ये आखिर VDA होता क्या है। VDA मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 47 कैपिटल A कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर, टोकन जो जनरेट की गई है किसी भी क्रिप्टोग्राफिक मीन के थ्रू और जो कैरी करती है वो सारे फीचर जो एक नॉर्मल फिजिकल करेंसी कैरी करती हो, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ मेजर्स, वो सारी चीज़ें, और इसे ट्रांजैक्शन किया जा सके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वो क्रिप्टो करेंसी और VDA के डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगी। इसी सेक्शन में NFT भी इंक्लूड की गई हैं। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिसेंटली RBI ने डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस किया है, क्या वो भी इस VDA की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी? तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी कि RBI द्वारा इश्यू की गए डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी इस VDA की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। कई बार दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉर्मल करेंसीज हैं, जो क्लासिकल करेंसीज, चाहे वो इंडियन करेंसीज हो गई या फॉरेन करेंसी, क्या वो इस VDA की डेफिनेशन में फॉल करेंगी? आंसर इज नो, वो भी इन डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। उन्हें इस डेफिनेशन की एम्बिट से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की कि आखिर इस वर्चुअल डिजिटल एसेट पे कमाए गए गेन के ऊपर टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाए। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 115 BBH, जो क्या कहता है कोई भी पर्सन जब किसी भी VDA के ट्रांजैक्शन पर गेन कमाता है उसे उस गेन पर फ्लैट 30% रेट से टैक्स देना होगा। अब ये गेन कंप्यूट कैसे किया जाए, इसके लिए भी ये प्रोविजंस हैं कि मान लीजिए आपने कोई VDA, जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक क्रिप्टो करेंसी किसी को बेची, आपको कुछ कंसिडरेशन मिला, वो पूरा कंसिडरेशन टैक्सेबल नहीं है। आपको उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि वो कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी जो कॉस्ट आपने उसे खरीदते वक्त दी थी। जब आप उसे माइनस करेंगे उसके बाद आपका गेन सामने आएगा। उस गेन पर आपको 30% की रेट से टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें एक पेंच है, वो ये कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर अगर आपको कभी लॉस हो जाता है तो उस लॉस को बाकी किसी इनकम से सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। दूसरा ये कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही अलाउ है उस कंसिडरेशन में लेस करने के लिए। इसके अलावा आप कुछ और लेस नहीं कर सकते अपनी गेन कंप्यूट करने के लिए। इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। पहला, क्या एक डिजिटल करेंसी में कमाया हुआ गेन दूसरे डिजिटल करेंसी में कमाए हुए लॉस को सेट ऑफ कर सकता है? तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप बिटकॉइन में 10,000 रुपीज का गेन कमाते हैं और इथेरियम में 15,000 रुपीज का लॉस कमाते हैं। क्या आप ये मानकर चलेंगे कि आपका VDA में लॉस 5,000 रुपीज आया है और आपको कोई टैक्स नहीं देना? तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि नहीं, एक क्रिप्टो करेंसी पर कमाई गई इनकम दूसरी क्रिप्टो करेंसी पर पाई गई लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकती। मतलब इथेरियम पर हुआ लॉस डेड लॉस है। आपको क्रिप्टो पर जो बिटकॉइन से आपने कमाई उस पर 30% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसीज इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू माइन भी की जाती है।
बड़े बड़े माइनर्स बहुत महंगी महंगी सीपीयूज लगाकर, प्रोसेसर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर माइन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज। क्या उनका ये कॉस्ट अलाउ होगा डिडक्शन के तौर पे? तो गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती है कि माइनिंग के ऊपर किया गया कोई भी खर्च कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट की है माइनिंग के थ्रू, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा नील। उस पर कमाया हुआ सारा कंसिडरेशन आपका गेन माना जाएगा और आपको उसके ऊपर 30% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा हिस्सा और बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर लगने वाले टीडीएस के प्रोविजंस। गवर्नमेंट एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस लेकर आई है जो है 194S। 194S ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट पर्सन को वीडीए ट्रांसफर करने पर कंसिडरेशन पे करता है तो उस पर उसको 1% की रेट से टीडीएस काटना होगा। क्या इस टीडीएस काटने की कोई लिमिट है? तो इसके लिए आपको स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन समझना होगा। इस सेक्शन में स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन मेंशन की गई है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होंगे? तो स्पेसिफाइड पर्सन वो इंडिविजुअल और एचयूएफ होंगे जिनकी या तो कोई भी पीजीबीपी इनकम नहीं है, और अगर है तो बिजनेस के केस में उनका टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, और प्रोफेशन के केस में उनकी ग्रॉस रिसीट अप टू 50 लाख है। मतलब अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस होती है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख क्रॉस होती है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं माने जाएंगे। और कंपनीज और बाकी तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में वैसे ही नहीं माने जाएंगे। अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड है और वो किसी को कंसिडरेशन पे कर रहा है और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो कंसिडरेशन एक्सीड नहीं करती है 50,000 रुपीज तक, तो उसको टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 50,000 अमाउंट एक्सीड कर जाती है तो उसको 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर वही बात करें अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन की, तो ये 50,000 की लिमिट घटकर हो जाती है 10,000 लिमिट। 10,000 रुपीज से ज़्यादा अगर आप कंसिडरेशन पे करेंगे और अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं और आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर किया है तो आपको 1% का रेट का टीडीएस काटना पड़ेगा। वो लिमिट सिर्फ 10,000 तक की रह जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन पे 203A सेक्शन जो कहता है कि कोई भी पर्सन जिनको टीडीएस काटना है रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और एक टैन नंबर लेना पड़ेगा, क्या ये सेक्शन अप्लाई होता है? तो देखिए, अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं तो ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप अदर देन स्पेसिफाइड है तो ये सेक्शन आपके ऊपर लगेगा। वही बात करते हैं सेक्शन 206AB की, जो कहता है कि मान लीजिए अगर आपने लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न ना भरी हो और आपके ऊपर काटा गया टीडीएस 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो आपको जो रेट है टीडीएस का वो या तो डबल करके काटना पड़ेगा या फिर 5%। इस केस में अगर 1% का डबल किया जाए जो कि 2% होगा, या फिर 5%, तो मैक्सिमम 5% रखेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं तो ये 206 सेक्शन AB जो है वो नहीं लगेगा। अब इसमें कई सारी क्वेरीज ये आती हैं कि ये टीडीएस काटना किसे है, क्योंकि मान लीजिए आपको अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचनी है या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचना है तो क्या आपको काटने की जरूरत है टीडीएस? इसे समझिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए अगर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, मतलब बायर सीधा सेलर के पास गया या सेलर बायर के पास गया, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम वीडीए ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, वहां पर बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन क्या वो स्पेसिफाइड है या अदर देन स्पेसिफाइड है, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको टीडीएस काटना है। और उसको फॉर्म भरना होगा 26QE अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो ऑब्वियसली उसने 203A में एक टैन रजिस्ट्रेशन नंबर लिया होगा, तो उसे फॉर्म भरना होगा 26Q का। अब मानिए दूसरा केस, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसीज इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू ट्रांजैक्ट होती हैं, जरूरी तो नहीं, बहुत रेयर केस में होता है कि आप डायरेक्ट सेलर के पास जाकर ये एग्रीमेंट करें
ये होती हैं ज़्यादातर एक्सचेंज के थ्रू। क्या आप एक्सचेंज से डायरेक्ट डील करते हैं? कई बार इसके बीच में ब्रोकर भी होता है। मान लीजिए आपको कोई वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचना है, आप ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर एक्सचेंज को कांटेक्ट करता है, एक्सचेंज सेलर के ब्रोकर को कांटेक्ट करता है और वो ब्रोकर सेलर को पेमेंट करता है। मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू हुआ है, तब ये टीडीएस कौन काटेगा? तो गवर्नमेंट ने फोकस किया है ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर। अगर आप बायर हैं क्रिप्टो करेंसीज की, आपने क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज के थ्रू बाय की, सामने सेलर ने वही उसी एक्सचेंज पर सेल किया, जब आप पेमेंट करेंगे तो वो टीडीएस आपको नहीं काटना, वो एक्सचेंज काटेगा। किसका? सेलर का @1%, और वो फाइल करेगा फॉर्म 26Q। लेकिन इस बीच में कई बार ब्रोकर भी होते हैं। मान लीजिए एक्सचेंज पेमेंट कर रहा है ब्रोकर को और ब्रोकर के थ्रू ये सेलर के पास जाती है। उस केस में सेक्शन 194(S) में ऑप्शन दिया गया है, या तो एक्सचेंज टीडीएस काट सकती है या ब्रोकर काट सकता है। अगर वो टीडीएस ब्रोकर के थ्रू काटा जाएगा तो इनके बीच एग्रीमेंट होगा और एक्सचेंज को एक फॉर्म 26QF फाइल करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी ब्रोकर की है। उम्मीद है आपको इस वीडियो सेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे कि कैसे आप वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं, टैक्स प्रोविजंस को कंप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।